मुख्यमंत्री जी से भी इन तमाम विषयों पर मैंने चर्चा की है कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे, क्योंकि ये सरकार को ना सिर्फ गलत दृष्टि में दिखाती है बल्कि सरकार से लोगों का विश्वास भी उठाने का काम करती है, जो कतई उचित नहीं है। लेकिन ये पहली बार रही है, क्योंकि हमने देखा 17 दिनों में 12 पुल जो हैं बिहार में वो गिरे हैं। पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था काफ़ी पुल गिरे हैं। इससे लेकर क्या ठोस कदम, आपने कहा कि बातचीत हो रही है और आगे जो है ठोस कदम उठाया जाएगा, पहला सवाल ये। अब दूसरा सवाल मैं, क्योंकि समय नहीं है तो मैं साथ में पूछना चाहूँगी, विधानसभा चुनाव भी आने को है। लोकसभा चुनाव में जो आपकी पार्टी ने और आपने कमाल करके दिखाया है, जाहिर तौर पर आपकी पार्टी अभी गदगद होगी और जाहिर तौर पर अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार हो रही होगी। पिछली बार 137 सीटों पर आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, इस बार कितनी सीटें? आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूँ। सिंपल सा उसका जवाब है कि अकाउंटेबिलिटी आपको तय करनी होगी। जिम्मेदार दोषी जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके प्रेसिडेंस सेट करना होगा। आप लोगों को उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराकर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी, ताकि भविष्य के लिए उसकी एक उदाहरण तय हो कि भाई अगर किसी ने किया तो जो कार्रवाई इनके ऊपर हुई है वही कार्रवाई आपके ऊपर होगी। जब तक सज़ाएं नहीं मिलेंगी, और ये भी मेरी चिंताओं में से रहा है, बिहारी फर्स्ट में मैंने कहा है कन्विक्शन रेट बहुत कम है अभी भी हमारे राज्य में। जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक कन्विक्शन नहीं होगा उनका, जब तक उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो डर नहीं बैठेगा, वो भय नहीं बैठेगा। ये भी सुझाव मैंने मेरे मुख्यमंत्री जी को दिया कि हम लोग को इस पर भी हम लोग को चर्चा करने की ज़रूरत है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों को काफ़ी हद तक, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे। मैं हैविंग सेड इट ऑलमोस्ट डिबेट में भी नहीं जाऊंगा कि किसकी सरकार में क्या हुआ, उस वक्त कौन मंत्री था। जो विपक्ष के लोग आज उंगली हम पर उठा रहे हैं, भाई नौकरियों के लिए आप श्रेय लीजिएगा, हाँ कि सारी नौकरियां आपने दी और पुल सारे हमने गिराए, ये नहीं चलेगा ना। जो मीठा मीठा है वो आपको कड़वा सारा हो रहा है। जेडीयू आरजेडी को कह रही है, आरजेडी जेडीयू बिल्कुल। तो आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर आप नौकरियां लेने का श्रेय अपने सर पर लेकर जा रहे हैं तो फिर ये पुल जो बने और गिरे इसका भी जिम्मेदारी आप लीजिए। बहरहाल मैं उस आरोप प्रत्यारोप में भी नहीं जा रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंस हम लोग को यहाँ से सेट करने की ज़रूरत है। यह आपका पहला हिस्सा रहा। दूसरे हिस्से में आपने विधानसभा चुनाव को लेकर बोला, बिल्कुल एक बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग इस बार अग्रसर हो रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की खासतौर पर अगर मैं जिक्र करूँ, हम लोग की पार्टी कैडर में उत्साह है। जिस तरीके से हम लोग का प्रदर्शन रहा, 100% स्ट्राइक रेट वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रही है। और हम लोग चाहते हैं कि यही स्ट्राइक रेट, डिफ़िकल्ट है बट मैनेज किया जा सकता है। अगर T20 वर्ल्ड कप आ सकता है तो नॉर्मल वनडे वाला भी वर्ल्ड कप हम लोग लेकर आएंगे। तो ऐसे में विधानसभा में भी हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहे। सीटें किसकी कितनी होगी, किसकी क्या संख्या होगी, ये तमाम गठबंधन के भीतर अभी होने वाली चर्चाएं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विपक्ष वापस से ये सब शुरू करेगा कि अरे सीटों का बंटवारा नहीं होगा। लोकसभा में भी इन्होंने किया, आप सब ने देखा कितने एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का बंटवारा पांचों दल ने मिलकर कर लिया। मुझे लगता है उतने ही एमिकेबली हम लोग विधानसभा में भी करेंगे और जितनी लड़ेंगे उतनी जीतेंगे। तैयारी तो होगी, कोई डिमांड तो होगी, डेफिनेटली डिमांड है बट वो यहाँ है। अभी मुझे लगता है गठबंधन के भीतर चर्चा करने से पहले अगर सार्वजनिक मंच पे इसकी चर्चा करूं तो गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ होगा। एनडीए में जेडीयू द्वारा मांग बार बार बिहार के स्पेशल स्टेटस की हो रही है, आप भी इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि मिलना चाहिए? बीजेपी को इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, प्रधानमंत्री थोड़ा सोचें और बिहार को स्पेशल स्टेटस दें, क्योंकि ये मांग मुख्य तौर पर जेडीयू की है। नहीं बिल्कुल, देखिए हम लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं बट वी नीड टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रावधान है, किस दायरे के तहत आपको ये स्पेशल स्टेटस आपको मिल सकता है, विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। नहीं, मैंने हमेशा कहा कि नीति आयोग में अभी कई प्रावधानों को रिविज़िट करने की ज़रूरत है अगर हम लोग ये चाहते हैं। ऐसे में फ़िलहाल मुझे लगता है जो इमीडिएटली हम लोग अचीव कर सकते हैं उस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। स्पेशल पैकेजेस की हम लोग को डिमांड करनी चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक पैकेजेस की हम लोग को डिमांड करनी चाहिए, जो हम लोग कर भी रहे हैं और आने वाले इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग और मजबूती से हम लोग इसको रखेंगे भी, ताकि उससे सिर्फ स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहने से हम लोग सिर्फ समय बीतता जा रहा है। ऐसे में तुरंत लाभ के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और ये सबसे सुनहरा मौका है। मैं मानता हूँ बिहार की सबसे बड़ी विडंबना रही है कि हमेशा विरोधाभास की सरकारें बिहार ने देखी हैं। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। तो लगभग 27-28 साल ऐसे महत्वपूर्ण रहे जहाँ पे सिर्फ विरोधाभास की सरकारें रही, ना केंद्र ने राज्य की मदद की, ना राज्य को केंद्र की
नीतियों का लाभ हो पाया। ऐसे में आज डबल इंजन की सरकार है, मुझे लगता है वी शुड मेक द बेस्ट ऑफ इट और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम लोग को बढ़ना चाहिए। स्पेशल पैकेजेस हम लोग को डिमांड करने चाहिए, हम लोग कर भी रहे हैं और उसका लाभ तुरंत तत्काल प्रभाव से जनता को नहीं चाहिए। शराबबंदी का आप खुलकर विरोध करते आए हैं, हमने देखा है, इस बार भी क्या आपका स्टैंड वही है, उसी स्टैंड पर आप आए? नहीं, मैंने विरोध कभी नहीं किया शराबबंदी का। मैं पक्षधर रहा हूँ शराबबंदी का, बट साथ ही में मैंने हमेशा इस बात की बात कही कि चीज़ों को कानून बनाकर सीधा इम्प्लीमेंट कर देने से नहीं होगा, आपको अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होगी। हम लोग को ये समझना होगा, मानना होगा कि कुछ लोग एल्कोहलिक होते हैं, पीरियड, बात खत्म, वो हैं भाई, वो आदी हैं, उनको लत लगी हुई है, उनके रिहैब की क्या क्या व्यवस्था है। ऐसे लोग जो कि संभवतः एल्कोहलिक हो सकते हैं, उनकी अवेयरनेस हम लोग को उनको करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, उदाहरण उनके सामने रखने चाहिए कि ज़िंदगियां कैसे बर्बाद होती हैं नशे की लत को लेकर। तो ऐसे में अवेयरनेस ड्राइव का मैं ज़्यादा पक्षधर हूँ। इवन जनसंख्या में भी अवेयरनेस के माध्यम से, कल को हम सीधा कानून ले आए कि भाई एक बच्चे से ज़्यादा तुम पैदा ही नहीं कर सकते, कतई नहीं, वो नहीं होगा। बट लोगों को आपको जागरूक करना होगा कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों, कहने के लिए नहीं, कैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें। एंड ख़ास तौर पर रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अनएडुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनमें इन तमाम बातों को लेकर जागरूकता ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और एक सवाल मेरा ये भी होगा, आप खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते, जैसा इंट्रो में इन्होंने बोला था। ये रिश्ता, ये संबंध आखिर कब इतना मजबूत हो गया? मुझे भी नहीं पता चला कि कब इतना मजबूत हो गया। आई थिंक मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरी, हम दोनों की एक लाइकनेस टूवर्ड्स ईच अदर शुरू से रही है। जब हम लोग की पार्टी और मेरे नेता पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी यूपीए में भी थे, मैं तब भी आई वॉज ऑलवेज प्रो मोदी। एंड उस वक्त भी मैं ये प्रयास मैं ही कर रहा था कि हम लोग का अलायंस एनडीए के साथ होना चाहिए। उस वक्त एक मेजर रेजिस्टेंस पापा की भी तरफ से था, मेरी पार्टी की भी तरफ से था। लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग एनडीए का हिस्सा बने। मैं 2013 के आसपास की बात कर रहा हूँ। बट 2014 में फिर फाइनली बीइंग द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड, मैंने फैसला लिया कि हम लोग को एनडीए के साथ हम लोग को जाना चाहिए। प्रधानमंत्री, उस वक्त भी मैं प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, उनके भाषणों से, उनकी सोच से मैं काफ़ी प्रभावित था। और मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री इस बात से प्रभावित थे कि जो असंभव था रामविलास पासवान जी को इस तरफ लेकर आना, वो मैंने कर दिखाया था। तो मुझे लगता है शायद वो उस बात से प्रभावित थे। बट आई थिंक ओवर द ईयर्स ये डेवलप हुआ और ख़ासतौर पे रिश्ता और ज़्यादा गहराया तब जब मेरे पिता बीमार थे, वो अस्पताल में थे। और सोचिए, देश का प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार अगर आपको फ़ोन करता है, आपकी हिम्मत कितनी बढ़ती है, परिवार की हिम्मत कितनी बढ़ती है कि देश का प्रधानमंत्री इस कठिन समय में आपके साथ है। सो आई थिंक ओवर द ईयर्स ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हुआ, मजबूत हुआ। अच्छा, अगर बिहार की बात करें, 2024 के बाद 25 में अब विधानसभा चुनाव होगा, वहाँ एनडीए अगर जीत दर्ज करती है तो आपकी पार्टी की, एलजेपी-आर की क्या मुख्य तौर पर भूमिका हो सकती है?